नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना का संकट जिस तरीके से समूचे देश में गहरा रहा है, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हालात हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की एक सख्त टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं है, यह कोरोना की सुनामी है। दिल्ली हाईकोर्ट में तमाम मामले जो लगातार अलग अलग अस्पतालों की तरफ से सामने आते रहे हैं, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी ये से हस्तक्षेप करने के लिए, सारी मांगे पूरी करने के लिए बार बार कहा गया है। उसके बाद इस तरह की टिप्पणी बहुत मायने रखती है और वाकई ये लहर नहीं है, ये एक सुनामी के तौर पर ही नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ केवल हाहाकार ही हाहाकार है। हर चीज की लगभग कमी है, चाहे दवा हो चाहे हवा हो, हर चीज के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली ही नहीं, देश भर के अलग अलग इलाकों में, लेकिन दिल्ली का मामला इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि यहां तो सब कुछ सुविधा संपन्न होना चाहिए। हमने दिल्ली के 3 अस्पतालों के प्रबंधन से बातचीत की है इन्हीं हालात पर। सुनिए अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है। इस वक्त हमारे 29 पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं और 29 पेशेंट इन्वेजिव वेंटिलेशन में कह रहा है, और इन्वेजिव वेंटिलेटर वाले पेशेंट जो उनको लगभग 11-12 घंटे, और पिछले 12:30 बजे से रात से अब तक 12 घंटे हो गए। 12 घंटे से हम उन्हें मैनुअल उससे कर रहे हैं, इतनी मैन पावर इंगेज की है, उनको मैनुअल केयर कर रहे हैं। और इस तरीके से ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकती है। जिस तरीके से वो ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम सारा टाइम और इसी में वेस्ट हो रहा है। 2-2 घंटे बाद अफसरों पूछते अब दोगे, हम कहते हैं ऐसा दे रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद टेलीफोन नहीं कर उठाएंगे, फिर उसके बाद ऐसा दे रहे हैं। प्रॉब्ली दे आर आल्सो हेल्पलेस, वो ऑक्सीजन दिया है। एक ऐसे अस्पताल में जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर 7-8 हज़ार लीटर का हो, एवरेज, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और वहां पर 500 लीटर की मात्र सप्लाई से क्या होने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। वो इमरजेंसी ये सप्लाई मात्र 45 मिनट टू 1 आवर की होगी, यानी 45 मिनट 1 घंटे में सप्लाई तो आनी नहीं है। 1 घंटे हो भी गए अभी तक, तो हम फिर वहीं पर हैं, बैक टू द सेम पोजीशन। आज की डेट के अंदर ये है कि जो कोरोना का पेशेंट आता है वो 95% पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नॉर्मल पेशेंट को जो नॉर्मल हॉस्पिटल में आता है तो 2% से 6% की ऑक्सीजन दी जाती है पर मिनट, और अब जब कोरोना का पेशेंट आता है 6 लीटर से लेकर 30 लीटर तक जाता है। तो जो हमारी जो कंजम्पशन है वो लगभग 11-12 गुना बढ़ गई है और प्रोडक्शन है नहीं है और सप्लाई आ नहीं रही है। सप्लाई और हाहाकार मची हुई है, ऑक्सीजन मिलते नहीं है। इवन मेरे अपने साथी जो हैं वो जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो दूसरे अस्पतालों में, तो वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दिक्कतों से सामना करने के लिए अब रोजाना बैठकें तो शुरू हुई हैं, रोजाना ये चीजें शुरू हुई हैं कि वो ट्रेन की वो व्यवस्था जो अलग अलग इलाकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाए, या फिर एयरफोर्स के उन विमानों से जहां पर टैंकर ले जाए जाएं। लेकिन मामला फौरी है। इस समय जो संघर्ष है लोगों का वो फौरी है। अस्पतालों के बाहर खड़े होकर अगर आपको बेड नहीं मिल रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के लिए हर तरफ त्राहिमाम है, तो इसका समाधान कैसे मिलेगा? एक तरफ सरकारें अपनी तैयारी कर रही हैं, दूसरी तरफ आम आदमी इस समय अगर एकदम आपात स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए? कोरोना होने की सूरत में ऑक्सीजन का लेवल आपका कैसा होना चाहिए? बहुत सारे सवाल आप सबके मन में उठ रहे होंगे। इस समय 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ ऑफ कोविड फैसिलिटी एम्स, और डॉक्टर सम्राट शाह जो कि इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं मुंबई से। ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले मैं उन जो लोग जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। एक तरफ होती हैं वो समस्याएं जो हर एक अस्पताल, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, सबको इसका सामना करना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है तो बेड्स नहीं है वहां पर कि वो मरीजों को जो उनके गेट्स के बाहर खड़े हैं उन्हें भर्ती करा सके। इसीलिए मैं आप सबसे पहले ये समझना चाहती हूं कि इस समय यह स्थिति इतनी मुश्किल, इतनी विकट क्यों नजर आ रही है डॉक्टर सेठ, कि एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं। इस बार क्या स्ट्रेन ऐसा है कि वो हर एक व्यक्ति में इसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं? अस्पतालों के बाहर सिर्फ ऐसे मरीजों की लाइन लगी है जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में दिख रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक इस बार तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो जिस हिसाब से मल्टीप्लाई किया है और 400% गुना केसेस पिछले 3 हफ्ते में ही हो चुके हैं, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो चुका है ना। हेल्थ केयर सिस्टम हम हमेशा समझते थे कि बेड्स और थोड़े वेंटिलेटर्स और ये,
बट जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस हैं उसी तरह से सिवियरिटी अभी भी वही है कि 10% लोग सीवियर होंगे, 5% हाई फ्लो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स पे जाएंगे। बट एज एब्सोल्यूट नंबर्स आप देख ही रहे हो कि कितने नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कितनी हमारी पॉजिटिविटी रेट है, और उसके हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आता है कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, अच्छा ड्रग्स की बात हो रही थी, अब जब ऑक्सीजन की बात होती है तो रियली अब जो हम एज ए डॉक्टर एज एन इमरजेंसी में बैठे हुए हैं या वार्ड्स में बैठे हुए हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली 50 से 100 लोगों से रोज बात करनी पड़ती है, और हमें दहशत हो रही है क्योंकि उसमें हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दूसरे पेशेंट्स होते हैं, और उनकी ऑक्सीजन कम होती जा रही है, बट हम एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। बट हमने ये वेस्ट में देखा था, और वो वेस्ट के विजुअल्स फर्स्ट वेव के हमें हमेशा दहशत करते थे, बट उनके सिस्टम में ओवरवेल्म जब होता है तो फिर भी एम्बुलेंसेस होती है। पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना नहीं पड़ता है, पेशेंट को खुद बेड नहीं ढूंढना पड़ता है, सिस्टम और गवर्नमेंट उनको बेड ढूंढ के देती है, या अगर वो एम्बुलेंसेज नहीं हुए तो हाई लेवल ऑफ केयर चलती रहती है। आपको याद होगा एक दृश्य जबकि 8 किलोमीटर लंबी लाइन एम्बुलेंसेज की थी अस्पताल में घुसने के लिए, बट उसमें हर पेशेंट को पूरी तरह से ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट मिल रही थी। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन ये है कि इसमें पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली जाने भी जा रही हैं, और वो जो दृश्य आप दिखाते हैं वो सही है क्योंकि हम एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रंट लाइन वर्कर उसको फील कर रहे हैं। बट फिर भी मैं कहता हूं कि पैनिक नहीं, हमें एज रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स अभी भी पेशेंट्स को जितनी कोशिश से हम उनको घर में ट्रीट कर सकते हैं, जितनी कोशिश से उनको समझा सकते हैं, जितनी कोशिश से हम उनकी ट्रीटमेंट को एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, वो होम केयर और घर पे ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उसमें 20-25% ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी ट्रीटमेंट करके घर में रह के भी बेटर हो सकते हैं और सबको अस्पताल आने की ज़रूरत न हो। सो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसपे कि हम कॉन्फिडेंस रखें, हम अपनी कमिटमेंट्स रखें, और हम पेशेंट्स के साथ बात करते रहें, एम्पैथी देते रहें, और अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करते रहें। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इज़ ऐसे हमने अपनी ज़िंदगी में न कभी सोचा था देखेंगे और न कभी देखी है। 40-50 साल से हम लोग सब 40 साल से इसी प्रोफेशन में हैं। इट इज़ रियली समटाइम्स वेरी डिस्ट्रेसिंग। नहीं, वाकई डॉक्टर सेठ, मैं तो उन सारे डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम कर रही हूँ। एक अस्पताल में मैं गई, वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, वो लगभग आंसू उनके थम नहीं रहते क्योंकि एक ऐसे पेशेंट को उन्हें घर जाने के लिए कहना, दूसरे अस्पताल के लिए कहना पड़ा था क्योंकि उनके अपने हॉस्पिटल में 2-2 व्यक्ति एक बेड पर हैं। LNJP कल मैं वहां पर थी और मैंने देखा कि जो नोडल ऑफिसर थे वो बाहर निकलकर गार्ड से कह रहे हैं कि सबको आने दो, चाहे स्ट्रेचर्स पर पड़े रहे, हम आकर बाहर देख लेंगे, लेकिन किसी को लौटने के लिए कैसे कहें। हर एक व्यक्ति उसी सिचुएशन में है। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये समझना चाहता है कि क्या उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, क्या वो उस स्थिति में पहुंच चुका है। एक ऑक्सीमीटर कई लोग अपने घर में लेकर रखते हैं जो फिंगर पर रखकर पता चल सकता है ऑक्सीजन का लेवल। क्या ऑक्सीजन के लेवल को देखकर यह समझना है कि अस्पताल का रुख करना है? कोई व्यक्ति कैसे समझे कि उसे हॉस्पिटल जाना अब जरूरी हो चुका है? जी श्वेता जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और डॉक्टर सेठ ने जो सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस किए हैं, वाकई मैं उनको एको करता हूं। इस समय हम सब, एक टाइम था जो कुछ दिन पहले हम सब एक आक्रोश आ रहा था, बट आज एक बड़ी दयनीयता की स्थिति आ गई है। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर सेठ ने कहा, हमारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोग फोन कर रहे हैं और पूरी तरह से चाहते हुए भी हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सच में कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। आपने जो सवाल किया कि पहली बात सबसे फिर से मैं इको करूंगा कि नंबर 1, कृपया पैनिक, सिचुएशन खराब है लेकिन अगर हम पैनिक करेंगे तो और उसको आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे। 90% लोग जिनको कोरोना का इन्फेक्शन, पहली बात तो मैं ये बोलूं कि इस समय आपको खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, हेडेक हो रहा हो, बॉडी एक हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, बहुत आंखें लाल हो रही हो, कोई भी नया सिम्टम हो, आपका RT-PCR हुआ है या नहीं हुआ है, आप कृपया अपने को कोविड माने और अपने को आइसोलेट करें। श्वेता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि अगर आज की तारीख में लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं,
टेस्ट की रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आ रही है, तो लोग अभी भी घूम रहे हैं और उसी कारण से हमारे नंबर 3.5 लाख, हो सकता है मंडे तक ये 4 लाख क्रॉस कर जाए और इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। तो पहली बात, किसी को भी कोई सिम्टम डेवलप हो, आप अपने को आइसोलेट कर लें, कहीं ना कहीं से टेली कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से करें और होम ट्रीटमेंट करें। 90% पेशेंट्स पैरासिटामोल, कुछ विटामिन, अच्छी डाइट, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, खाना खाते रहें, एडिक्वेट मात्रा में 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड्स लेते रहें और रेस्ट करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। खूब गहरा सांस अंदर खींचे और खींच करके रोक लें, जितनी देर रोक सकते हैं रोक सकें, इतना, और थोड़ा पॉजिटिव रहें। अगर आप टेंस होंगे तो आपके बॉडी में बैड हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ भेजेंगे। इतना मात्र करने से 90% लोग आराम से घर में मैनेज हो सकते हैं। ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहें, अगर ऑक्सीजन 94 से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपका 94 से कम आता है तो जरूर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और उसकी तलाश शुरू करें। लेकिन जब तक आप तलाश कर रहे हैं, उस बीच में एक काम कर सकते हैं कि आप अपने घर में प्रोन लेट जाइए। आजकल हम लोग बार बार पेट के बल लेटने की बात कर रहे हैं कि आप सीधे लेटने की जगह पेट के बल, या अगर आप ओबीज हैं पेट के बल नहीं लेट पाते तो लेफ्ट या राइट करवट लेके लेट जाइए। उससे 5 से 10% आपका ऑक्सीजन तुरंत इंप्रूव कर जाएगा आधे घंटे में। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। 92 से नीचे आने पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी कई लोगों के घरों में देखा है, वो सिलेंडर लेके आए और उन्होंने पूरी स्पीड से सिलेंडर को खोल दिया कि हमें इसको 100 पहुंचाना है। हमें 100 नहीं पहुंचाना है, उसको सिर्फ 94 तक ले जाना है। मिनिमम ऑक्सीजन यूज करिए। अगर 1 लीटर फ्लो देने से आपका सैचुरेशन 85 से 92 या 93 आ गया तो आपके लिए 1 से 1.5 लीटर काफी है, क्योंकि आज की तारीख में 1-1 लीटर ऑक्सीजन कीमती है। तो ऑक्सीजन को अगर पहली बात तो यूज ना करें जब तक जरूरत ना हो, होल्डिंग ना करें, और अगर 92 से कम आया है तो मिनिमम ऑक्सीजन टू ब्रिंग योर ऑक्सीजन लेवल टू 93-94 उसको यूज करें। पेट के बल लेटने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हम लोग आईसीयू में 16 से 18 घंटे तक पेशेंट्स को प्रोन वेंटिलेशन कराते हैं। तो किसी का भी ऑक्सीजन अगर कम होने लगा है तो जब तक वो ऑक्सीजन के लिए ना जाए या हॉस्पिटल के लिए जाए, अगर अपने को प्रोन बेली डाउन यानी पेट के बल लेट जाएगा तो ऑक्सीजन उसका इंप्रूव हो जाएगा। एक बात और, अगर आपको परसिस्टेंट बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, अगर आपको ऑक्सीजन कम हो रहा है, अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायरिया हो रहा है जो डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगा, आपको बहुत हाई फीवर है, क्रोसिन से भी कम नहीं हो रहा है और आप बिल्कुल एग्जॉस्शन की तरफ जा रहे हैं, या आपको ऑल्टरेशन इन सेंसोरियम यानी कि गफलत सी होने लगी है, तो ये 5-6 रेड फ्लैग साइंस हैं जिनके होने की सूरत में होम आइसोलेशन को रोक के तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाने की जरूरत है। श्वेता जी। जी जी, लोगों के लिए ये चीज़ें स्पष्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि सिम्टम्स कौन से हैं कि अब इसके आगे बहुत क्रिटिकल स्थिति हो सकती है। लेकिन डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो ऑक्सीमीटर के ज़रिए जो लोग देख रहे हैं अभी या ब्रेथलेसनेस महसूस कर रहे हैं, क्या 94 के नीचे जो हो जाए, पहुंच जाए, 90 तक पहुंच जाए तो उसे हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, या फिर पहले जो तरीके बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद उस तरह की चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, या फिर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना, खतरे से खेलना हो जाएगा? जी श्वेता जी, पहली बात तो ये है कि जो जानकारी डॉक्टर अरविंद ने दी और डॉक्टर सेठ ने दी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है उसको अगर ठीक से नहीं लगाते हैं और उसके बाद एकदम पैनिक कर जाते हैं कि अरे 90 हो गया, 89 हो गया। तो एक बात तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको बहुत ज़ोर से खांसी आई या आपको नौसिया हो रहा है या आप हिल डुल रहे हैं तो कई बार उसमें कुछ जरा सी देर के लिए वो ऑक्सीजनेशन कम हो सकती है, जो नॉर्मली भी होती है जब हम दौड़ते हैं या कुछ करते हैं, उसको नापते नहीं। तो एक तो लगातार उसको ठीक से लगा के देखें कि वो कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी ऐसा हुआ 90 है, होगी मेरी सैचुरेशन। अच्छा, इसको ठीक से लगा के देखिए जरा 2 मिनट तक, बोले डॉक्टर साहब अभी 94 हो गई है। तो एक इसमें जो पैनिक का एलिमेंट है
और जो घबराहट एकदम हो जाती है, तो पहली बात तो ये है कि जो अगर कम हो रहा है तो पहले ये देखें कि वाकई में कम है या उसको ठीक से लगाया नहीं है या आपको खांसी या कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ है। दूसरी बात ये है कि जैसे बताया गया कि उल्टा लेटने से भी इसमें इंप्रूवमेंट होती है। तीसरी बात ये है कि कई बार लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं लेकिन वो सैचुरेशन देख के घबराते रहते हैं, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आपको क्या ब्रेथलेसनेस हो रही है, क्या आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो अगर आप 1 मिनट में 10, 12, 14, 16 बार सांस ले रहे हैं, अगर आपकी सांस की जो रेट है वो 24 बार प्रति मिनट से कम है, तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी को ऐसी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि आपने पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से नहीं लगाया हो। तीसरी बात, जैसे ये कहा गया कि अगर लगातार ऐसा लग रहा है आपको कि सांस फूल रही है, या जो रेड फ्लैग साइन डॉक्टर अरविंद ने बताए, या सैचुरेशन ड्रॉप करना शुरू करती है और आपको लगता है कि ये ठीक से लगाने के बावजूद भी है, तो तुरंत डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि जितने लोगों को भी हम होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं उसमें कोई ना कोई उनका कांटेक्ट पॉइंट जरूर होना चाहिए जो उनको गाइड करे। अब जैसे कहा गया कि अस्पतालों में इतनी ज्यादा भीड़ है, डॉक्टर सेठ ने भी कहा बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो दिन रात हमें फोन करते हैं और हम फोन पे उनको समझा बुझा के, उनको तसल्ली दे के और उनको ठीक कर देते हैं। ज्यादातर उनमें से ठीक भी हो जाते हैं। हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है उसकी कोमोबिडिटीज क्या है, उसकी आयु कितनी है, उसको डायबिटीज है कि नहीं, उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। ये सब चीजें जो है, जो भी आपको टेली कंसल्टेशन से या आपको मदद कर रहा है घर पे ही रहने से, उसको ये सब निर्णय करने में सहायता करती है। तो सबसे पहली बात, जैसे कहा गया, डॉक्टर अरविंद ने भी कहा पैनिक, या डॉक्टर सेठ ने भी कहा पैनिक की बात नहीं है, अपने होशावास में रहें। अगर और जहां तक ये है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे घर के पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है और आपने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे कि वहां पे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिल कर रहे हैं। तो एक बहुत सारी ऐसी जगह है जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की यूनिट्स हैं, जो कि वो अपने फैक्ट्री के लिए ऑक्सीजन लोकली प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आसपास जरा ध्यान रखिए, आपके घर के आसपास ऐसे लोग हैं जो ऐसे में आपको अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन से मदद कर सकते हैं। याद रखें, ऑक्सीजन हो या स्टीरॉयड हो या रेमडेसिविर दवाई हो, कोई भी दवाई हो, वो ठीक समय पे ही काम करती है। समय से पहले लेने से या अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको लेने से कोई लाभ नहीं है, और उनमें से कुछ से तो नुकसान भी हो सकता है। श्वेता जी। डॉक्टर सम्राट, अगर इन सारी चीजों को हम देखें अपने सामने, लोगों में कंफ्यूजन नेचुरली हो जाता है, और अपना कोई अगर बीमार होता है या ब्रेथलेस होता है तो उस समय लोग पैनिक करते हैं। लेकिन एक चीज जो आप सबकी बातों से सामने आ रही है वो ये कि पैनिक नहीं करना है इस समय, क्योंकि वाकई अगर व्यवस्था उस तरह से तैयार नहीं है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर अस्पतालों की कमी है, तो उस समय पैनिक करने से और स्थिति बदतर हो सकती है। पर हम आमतौर पर देखते हैं कि जब आरटीपीसीआर के टेस्ट नहीं भी आए होते हैं, 3 दिन तो खैर बड़े शहरों में, कई जगहों तो हफ्ते भर का इंतजार लोगों को हो जा रहा है और आरटीपीसीआर का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक आएगा। लोगों को लग रहा है कि सिम्टम है, पॉजिटिव है। वो कौन सी दवाएं हैं जो शुरू करनी चाहिए? क्या सचमुच में एक कोई यूनिवर्सल लिस्ट है जो सबके लिए है कि अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप लेना शुरू कर दीजिए? जी, दर्शकों, आपके दर्शकों को मैं ये क्लियर कट बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पेशेंट या उसके सिम्टम को ट्रीट कीजिए, आपको रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है। अगर आपको आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे कलीग ने बताया अभी आपको कि अगर आपको सिम्टम होता है तो सबसे पहले आप वो पेशेंट को आइसोलेट कीजिए। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आपको समझ में आता है कि घर में कोरोना वायरस का पेशेंट है तो पैनिक बटन मत क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही पेशेंट सिवियर या क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। वो पहुंचने के लिए इट्स अ ग्रेजुअल और अ स्लो प्रोसेस, इट गिव्स यू टाइम मिलता है। ऐसा बहुत कम पेशेंट ऐसे रहते हैं जो पहले, दूसरे या तीसरे, चौथे दिन में कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। और आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात की, आपने ऑक्सीजन की बात की, तो मैं दर्शकों को साफ रूप से ये बताना चाहूंगा कि एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, अपना थर्मोमीटर, ओरल थर्मोमीटर, वो हैंडी रखिए। दर 4 घंटे में आपका ओरल टेम्परेचर नापते रहिए। वो अगर टेम्परेचर आपका 100 या 100 के ऊपर रह रहा है और वो कंटिन्यूसली 5-6 दिन
क्रॉस कर चुका है, तब जाके आपको आपकी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। फिर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 6-7वें दिन पे आप आपके डॉक्टर के नोटिस में लाइए कि हाँ सर, कि मेरा ऑक्सीजन अभी तक गिरा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर 7 दिन के ऊपर हो गया है। आई एम श्योर योर डॉक्टर विल चेंज द अप्रोच। स्टेरॉइड्स की जरूरत रहेगी तो स्टेरॉइड्स चालू करेंगे, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत रहेगी तो वो हॉस्पिटल के लिए बेड आपको ढूंढ के देंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऑक्सीजन सैचुरेशन पे आप डिपेंड नहीं करेंगे, आपकी ऑन द होल क्लिनिकल कंप्लेन, आपका ओरल टेम्परेचर, आपकी कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस, उस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से डिसाइड मत कीजिए कि हमको ये हॉस्पिटल जाना है, नहीं डॉक्टर हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहिए, नहीं ये बेड नहीं मिल रहा है, हमको एक 5 स्टार रूम चाहिए जिसमें रहे। अभी ये समस्या इस तरह से है कि आपको जहां पे भी बेड मिली, जहां पे भी उपलब्धि मिली, मेडिकल फैसिलिटी जहां पे भी थोड़ा बहुत आपको उत्पन्न हुआ, तो उसको, वो अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दीजिए, उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़ लीजिए। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और अभी आपने बताई दवाई, सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक वायरल डिजीज में कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जनरलाइज फिटनेस। आप हाइड्रेट अच्छी तरह कीजिए, आप अपने आप को, हॉट वाटर गागल्स, हॉट वाटर पीजिए, स्टीम इनहेलेशन लीजिए, आप वाइसेस से दूर रहिए। और बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर आप पहले दिन से सचेत है, आपने आपके सिम्टम को पकड़ा है, तो आपके डॉक्टर के नोटिस में लाइए। वो शायद आपको ओरल टैबलेट फेविपिरावीर जो ओरली इजीली अवेलेबल है, उस पे आपको चालू करेंगे और आपको जनरल इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आप बच पाएंगे। आप आपके डॉक्टर के क्लोज लूप में रहिए, आप आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करते रहिए, बट प्लीज डू नॉट पैनिक, बिकॉज फर्स्ट डे क्रिटिकल स्टेज नहीं होता है कोविड-19 डिजीज में। इट टेक्स टाइम एंड यू हैव टू रिमेन अवेयर। अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जी श्वेता जी। जी, संयम से काम लेना है और जैसे ही लगे कि सिम्टम्स हो गए हैं वैसे ही खुद को कम से कम घर के बाकी लोगों से अलग करके आइसोलेट कर लेना है। डॉक्टर से फ़ोन पर बात करके संपर्क किया जा सकता है, वर्चुअल भी आजकल लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं उन सब का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।